दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों हम लोग स्टूडेंट एटलस पढ़ रहे थे ना, खान सर द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट एटलस हमने शुरू किया था, उसका पार्ट 2 आज करेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर वेयर करते रहिए। देखिए एकदम स्टूडेंट एटलस को प्रॉपर तरीके से फुल पढ़ाया जाएगा इधर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा जीव मंडल। जीव मंडल क्या होता है? यह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल और वायु तीनों बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीव मंडल। अगला है भूमंडल। भूमंडल क्या होता है? एक ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु मानव वगैरह रहते हैं। ये किस किस से मिलता है? चट्टानें, मिट्टी, इन सभी को मिला के, यानी इसमें दो चीज़ मेन होती हैं, महासागर और महाद्वीपीय, इन दोनों को मिला के बनता है भूमंडल। अगला है जलमंडल। जलमंडल सीधा है पृथ्वी का 71%, 71% भाग जल है, जिसे प्राय जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में आते क्या क्या है? महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ समझते हो, बर्फ़ की नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प भी जलमंडल के अंदर आती है। ठीक है, अगला है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों की परत, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य तरह की गैसें सम्मिलित होती हैं। ये चार मंडल हो गए। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, भूमंडल। ठीक है, अगला पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे। पृथ्वी की संरचना में सबसे पहले पृथ्वी को अगर काटा जाए, ऐसे अंदर से लेकर ऊपर तक काटा जाए, पृथ्वी ऐसे है, देखो यहाँ से एक टुकड़ा काट लिया और यहाँ ले आए हम इसको, है ना, यहाँ ले आए। अब क्या क्या है इसके अंदर वो पढ़ेंगे। सबसे ऊपर वाले भाग को, यानी 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक के भाग को, अगर ऊपर से 100 किलोमीटर अंदर जाएं तो उसको बोलेंगे भूपर्पटी। अच्छा, 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर जाएंगे, उसको बोलेंगे मेंटल। और 2900 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक अंदर घुस जाएं तो उसको बोलेंगे कोर। अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी मेंटल को दो भागों में, क्या, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और कोर को भी दो भागों में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, है ना। ये आंतरिक कोर हो गया यहाँ से, ये बाह्य कोर हो गया। ऊपरी ये हो गया ऊपरी परपटी हो गई और निचली परपटी हो गई। ठीक है, अच्छा, अब भूपर्पटी के नीचे, मतलब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल हो गया। भूपर्पटी के नीचे होता है एक दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्या है? इस पे पूरी परपटी तैरती रहती है ना। अच्छा, और एक चीज़ और देखना है, ये जो हमारा बाह्य कोर है, कोर का भी बाह्य कोर, इसको ये होता है द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, और जो आंतरिक कोर है वो है ठोस अवस्था में। और ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे हम, तो इसमें क्या है, इसके घनत्व में बढ़ोतरी होती रहती है। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है? आंतरिक कोर में होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल क्या है? भूपर्पटी तथा ऊपरी कोर, उस ऊपरी मेंटल को मिला के, मेंटल का ऊपरी भाग और भूपर्पटी को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्या? स्थल मंडल। अच्छा, अब कुछ फैक्ट हैं, आप देखना। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% ही भूपर्पटी है ना। और 84% मेंटल है। 1% भूपर्पटी, 84% मेंटल, और शेष 15% कोर है। ऐसे करके 100%, अगर 100 मान लिया जाए तो 1% परपटी, भूपर्पटी, और 84% में क्या है? मेंटल हिस्सा, और कोर है 15% में। ये है। अगला देखते हैं अब। अच्छा, अब देखो महाद्वीपीय प्रवाह, मतलब महाद्वीपों का प्रवाह कैसे हुआ। महाद्वीप पहले क्या है, एक जगह ऐसे जुड़े हुए थे, उसके बाद में उनमें विभाजन हुआ, विभिन्न तरह के बल लगे, तो फिर उसमें ऐसे करके मतलब पहले जब जुड़े हुए थे तो उनको बोलते थे पेंजिया, मतलब महाद्वीप जुड़े हुए थे उसको बोलते थे पेंजिया, और जो पानी था उसके चारों उसको बोलते थे पेंथलासा, और उन्हीं के बीच में एक भाग था टैथिस सागर, जहाँ आज हिमालय है। तो ये विभिन्न तरह के अंतर्जात बलों, बाह्यजात बलों के बल लगे इनमें, तो उसके कारण इनमें क्या है, विभाजन हुआ, प्रवाह हुआ। तो उत्तर की तो और कुछ भाग टूट गया, कुछ दक्षिण की ओर, मतलब ये देखो ऊपर एक भाग बन गया, एक नीचे बन गया। तो ऊपर हो गया उत्तरी लॉरेशिया, और नीचे में इसको गोंडवाना लैंड, नीचे वाले बोले गोंडवाना लैंड, और इसको लोरेशिया, और बीच में हो गया टैथिस सागर, है ना। और बाकी फिर ये आज का जो है विश्व इस तरह से बन गया, ये इसका भाग है। ये समझ लो, मोटा मोटा समझना, ज़्यादा गहराई नहीं जाना, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी नहीं तो। अब देखते हैं ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली क्या है? मेनली अक्षांश और देशांतर, इनको मिलाकर पृथ्वी को छोटे छोटे ग्रिड्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। इसी को ग्रिड प्रणाली कहते हैं। अक्षांश क्या है? ये क्या है, मान लो एक पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी को गोला मान लिया, उसके बीचों बीच में एक लाइन खींची, उसके बीचों बीच में एक ऐसे लाइन खींची, और ये चारों ओर खींच दिया ऐसे,
और इसको भूमध्य रेखा का नाम दिया गया, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर में एक एक डिग्री करके पूरे एरिया को बांट दिया गया 90 डिग्री तक, और नीचे भी ऐसे ही 90 डिग्री तक बांट दिया गया। इनको बोलते हैं अक्षांश। अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया अक्षांश। देशांतर क्या है? अब ये तो हो गई पृथ्वी के समांतर ऐसे लाइन खींचना। एक हो गई लंबवत लाइन खींचती हैं, एक लंबवत, और इसको ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे भागों में, छोटे छोटे भागों में बांट दिया। इसको बोलेंगे देशांतर। ठीक है, यह है देशांतर और अक्षांश। पृथ्वी के कटिबंध पढ़ते हैं। कटिबंध मतलब ताप के जो, कटिबंध मतलब पृथ्वी को जो है किस किस जोन में बांट रखा है, कटिबंधों में बांट रखा है, मतलब उसको जोन में डिवाइड कर रखा है, कौन सा पार्ट होगा। तो देखो 0 डिग्री ये रही, अभी पढ़ाए थे हम लोग, 0 डिग्री ये रही, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इस एरिया को बोलते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे तापमान 24 घंटे, मतलब वर्ष में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, दिन में सबसे ज़्यादा समय पे तापमान रहता है, इसको उष्णकटिबंध। अब 23.5 डिग्री से लेके, अब 23.5 डिग्री किसी भी नॉर्थ या साउथ से लेके फिर 66.5 डिग्री तक, ये एरिया को बोलेंगे। अगर नॉर्थ में तो उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। पहले उष्णकटिबंध, फिर आएगा 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री ऊपर तक उत्तर समशीतोष्ण। अगर नीचे की बात करेंगे तो दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध है ना, 66.5 तक वही सेम है। और 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध। उत्तर में तो उत्तर शीत कटिबंध, और नीचे है तो दक्षिण शीत कटिबंध। ठीक है, ये इसका हो गया विभाजन। अगला, अब देखते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। तो वही देखो वायुदाब पेटियों कैसे कैसे बांटा गया है। तो देखो ये 0 डिग्री के आसपास इस क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम। डोलड्रम विषुवतीय शांत पेटी, यानी कि यहाँ हलचल बहुत ना के बराबर है, होती नहीं है। कहाँ से है? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ, या कुछ जगह पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में बताते हैं अक्षांश में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोलड्रम या विषुवत रेखीय शांत पेटी। उसके बाद फिर ऊपर आ जाओ, उससे 30 डिग्री तक बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक। 30 डिग्री तक बोलते हैं इसको। 30 डिग्री तक पहुंच जाएंगे तो ये क्षेत्र होता है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। मतलब पहले ये हो गया निम्न दाब थे, शांत क्षेत्र, शांत पेटी हो जाएगी। देखो सबसे पहले हो गई ये वाली शांत पेटी, कौन सी? ये वाली डोलड्रम, इसको बोलते हैं, या शांत पेटी हो गई, है ना। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अब 30 डिग्री पहुंचेंगे तो ये होगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी 30 डिग्री पे। फिर उसके बाद 60 डिग्री पहुंचेंगे तो उपध्रुवीय निम्न दाब वायुदाब पेटी, और 90 डिग्री पहुंचेंगे तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब। देखो पहले उच्च, निम्न, उच्च, ऐसे ही साउथ में है ना। साउथ में जाएंगे 30 डिग्री तो क्या बोलेंगे? उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी, उच्च दाब पेटी। और फिर बोलेंगे उसको 60 डिग्री पे चले जाएंगे तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और फिर 90 डिग्री पे चले जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये हो गई। अच्छा, इसमें ये तो हो गए इनके नाम। अब इसमें पवन चलती हैं कुछ, कैसे कैसे चलती हैं। देखो जो हमारा 30 डिग्री उच्च वायुदाब पेटी है उसमें कौन सी चलती हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये चलेंगी यहाँ। कहाँ से लेके 0 डिग्री, वही 0 नहीं 5 से शुरू होता है, 5 से लेके 30 डिग्री तक, 30 से 35 डिग्री तक, तो ये चलेंगी व्यापारिक पवनें हैं। ऊपर में उत्तर पूर्वी होगी, नीचे में दक्षिण पूर्वी, है ना। दक्षिण पूर्वी मान ली, यानी इस साइड से, ऊपर में उत्तर पूर्वी इस साइड से, ऐसे ऐसे चलेंगी। इसको होगी ना उत्तर पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी दिशा होगी, तो ऐसे चलेंगी। अब अगला देखते हैं, जो हमारा 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में ये चलेंगी पछुआ पवनें, है ना। पछुआ पवन चलती हैं, और यही सेम स्थिति यहाँ है नीचे। 30 डिग्री से 60 डिग्री बीच में पछुआ पवनें, और 5 डिग्री से 30 डिग्री तक व्यापारिक पवनें। नीचे दक्षिण पूर्वी, ऊपर में उत्तर पूर्वी, और ऊपर चलेंगी ध्रुवीय पवनें। कहाँ पर? 90 डिग्री के आसपास ध्रुवीय पवनें, इधर में भी इधर में। ठीक है, ये हो गई वायुदाब पेटियाँ। अगला, पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना। ताप कटिबंध और पढ़ लिए क्या हमने ये? हाँ, ताप कटिबंध पढ़ लिए, ये दोबारा आ गए। ताप कटिबंध पढ़ लिए। हाँ, अब देखो स्थलीय हवाएं तथा सामुद्रिक हवाएं, ये देखते हैं, वो तो पढ़ लिया हमने। स्थलीय हवाएं तथा सामुद्रिक हवाएं ये कैसे कैसे चलती हैं। देखो देखो दिन में क्या होता है, दिन के समय पृथ्वी क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है। लैंड मास जो है जल्दी गर्म हो जाता है, और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। लेकिन पानी लेट गर्म होता है, तो पानी पे क्या बनेगा? निम्न वायुदाब। जल्दी गर्म हो जाएगा, पृथ्वी जल्दी गर्म हो गई तो यहाँ पे निम्न वायुदाब, मतलब गर्म हो जाएगा ज़्यादा तो निम्न वायुदाब, तो यहाँ से पवन ऊपर उठेंगी। और पानी कम गर्म होगा अपेक्षाकृत, टाइम लेगा गर्म होने में,
तो यहाँ उच्च वायुदाब, तो पवन जो है कहाँ से दिन के समय चलेंगी, कहाँ से, समुद्र से लेके पृथ्वी की ओर, तो इसको बोलेंगे समुद्रिक पवने या समुद्री समीर, यानी जिधर से चल रही है उसको ना वही नाम होता है। और रात के समय क्या होगा, धरती जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना, यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। पानी लेट गर्म होता है, लेट ही ठंडा होगा, है ना। तो ये क्या है, ज़्यादा गर्म रहेगा, तो यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा और पवनें ऊपर उठेंगी, ऐसे ऊपर उठेंगी। और यहाँ पे उच्च वायुदाब होने के कारण पृथ्वी से समुद्र की ओर वायु चलने लगेगी, क्योंकि हवा कभी भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो ये क्या है, रात के समय चलेंगी स्थलीय पवनें, इसलिए रात को स्थलीय पवनें और दिन के समय क्या है, समुद्रिक पवनें चलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आप लोग इसको शेयर वेयर करते रहिए, लोगों को बताइए। ठीक है, पूरा एटलस, पूरा स्टूडेंट एटलस खान सर द्वारा पढ़ाया गया है, उसको मैं कवर कराऊंगा इसी पर। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बस शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।